नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं, इन राहदारियों में हुकूमती तख्ता उल्टाने के लिए एक नए मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म के किस प्लान की बात हो रही है और इस हवाले से किस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम और मानी खेज नोयत की मुलाकात का जिक्र क्यों किया जा रहा है और इन्हीं खबरों में एक आला जज को मरकजी किरदार के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है और इसी पूरी सूरत हाल में आर्टिकल 245 के जो हवाले हैं वो एक ख़ास पस मंज़र में क्यों दिए जा रहे हैं और ये जो पूरा प्लान है इसका ताल्लुक अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से भी बताया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है वो रेड जोन में धरने में तब्दील हो सकता है और उसके बाद इस प्लान पर अमल दरामद करने का मंसूबा है और ये जो मुमकिना प्लान है इसको रोकने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ये प्लान क्या है, इसको रोकने के लिए किस नोयत की कोशिशें हो रही हैं और ये मंसूबा असल में कहाँ मुबैना तौर पर बना, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इक़्तिदार की राहदारियों में हुकूमती तख्ता उल्टाने के लिए एक नए किस्म के प्लान की बात किस जाविये से हो रही है। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 245 और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या बता देते हैं जिससे आपको ये जो पूरी सूरत हाल है इसको समझने में भी मदद मिलेगी। तो मामला ये है कि जब पीटीआई ने 2014 का धरना दिया था तो उस वक्त जनरल बाजवा कहाँ थे और जनरल बाजवा क्या कर रहे थे। तो आपको बताएं कि उस वक्त एक बहुत मारूफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कोर कमांडर्स के चर्चे जो हैं वो मकामी मीडिया में भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इंटरनेशनल मीडिया में थे। और उसकी वजह ये थी कि उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ कोर कमांडर्स ने जनरल राहील शरीफ पर यह दबाव डाला या आप कह सकते हैं कि उन्हें यह मशवरा दिया कि वो जाके उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मिलें और उनसे कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या कम से कम छुट्टी पर चले जाएं। अब वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जनरल राहील शरीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तय हुई और जब वो मुलाकात हुई तो जैसे ही वो मुलाकात शुरू हुई तो मीडिया पर ये खबरें आना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया है और ये इतलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैली और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम चैनल्स ने ये खबर चलाना शुरू कर दी। अब उसके बाद पहले तो पीएम ऑफिस से इसकी तरदीद आई, लेकिन बाद में आईएसपीआर ने भी एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और वजाहत की कि जनरल राहील शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा मियां नवाज शरीफ से जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे। अब उस वक्त जनरल बाजवा जो थे वो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे और जिस वक्त ये धरना रेड जोन में मौजूद था तो उस वक्त आइन के आर्टिकल 245 के तहत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फ़ौज को तलब किया था कि वो रेड जोन की हिफाजत करे, क्योंकि रेड जोन में ऐवान सदर भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मौजूद है, गैर मुल्की सफारत खाने मौजूद हैं और फिर 111 ब्रिगेड को रेड जोन में तैनात किया गया था आर्टिकल 245 के तहत। अब वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके मुतल्लिक बाद में ये बताया गया कि उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जनरल बाजवा का ये व्यू था कि ये जो धरने हैं और ये जो लॉन्ग मार्च हैं ये हुकूमत के लिए, ये मुल्क के लिए और ये जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं होते और उन्होंने उस वक्त इस बात की मुखालफत की थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस तरह से इस्तीफ़ा लिया जाए या उन पर इस तरह से दबाव डाला जाए। अब उसके बाद एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि जब मुजाहिरीन यानी पीटीआई के मुजाहिरीन और जो ताहिरुल कादरी साहब के जो कारकुन थे वो पीटीवी पर जब हमला हुआ और उसके बाद जब वो पाक सेक्रेटेरिएट के गेट पर पहुंच गए जो कि बिल्कुल वज़ीर आज़म ऑफिस के, वज़ीर आज़म हाउस के गेट के साथ है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही थी। उस वक्त जजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना जो है उनका वो रास्ता भी बंद हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो वहाँ जाते थे।
तो उस केस की समाअत के दौरान इस किस्म के रिमार्क्स आए कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑफ़र की है कि वो इस पूरे मामले में, यानी जो ये धरना है, इस पूरे मामले में सालिस का किरदार अदा कर सकती है। और ये खबरें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ्लैश हुई टीवी स्क्रीन पर। बाद में अगरचे इसकी वजाहत आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन उसका जो तासुर है वो सारा तासुर इसी पस मंज़र में बना। और अब आपको बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इस वक्त किस नौयत के प्लान की बात की जा रही है जिसका ताल्लुक आर्टिकल 245 से भी है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक एक आला जज से भी जोड़ा जा रहा है। पहले तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो 2 फरवरी 2022 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। उनके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और वो 9 माह तक चीफ जस्टिस रहेंगे और 16 अगस्त 2023 तक चीफ जस्टिस वो रहेंगे। अब उनके बाद जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे और बतौर चीफ जस्टिस उनका जो टेन्योर होगा, यानी उनकी जो मुद्दत होगी, वो 1 साल तक बतौर चीफ जस्टिस रहेंगे। अब जस्टिस फायज ईसा जो हैं उनकी अदालत में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया और इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात जो हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो जस्टिस फायज ईसा ने एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से कहा कि कौन कौन ये समझता है कि मुल्क में मीडिया आज़ाद है। जो ये समझता है कि मुल्क में मीडिया आज़ाद है वो हाथ खड़ा करे। अब इस पर वहाँ जितने सहाफ़ी मौजूद थे उनमें से किसी एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि मुल्क को एक मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है और हर मुखालिफ, यानी हुकूमत का हर मुखालिफ जो है उसे गद्दार करार दे दिया जाता है और जो हुकूमत का हर हमायती है उसे मुल्क का वफादार करार दे दिया जाता है। उसके बाद एक और दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप बताएं कि एक आपके पास ऑप्शंस हैं कि मीडिया आज़ाद है, हाँ, नहीं या मालूम नहीं। इन तीनों में से आप एक ऑप्शन अख्तियार करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसके ऊपर कोई चौथा ऑप्शन मुझे आप नहीं दे सकते और इसके ऊपर जो है वो अदालत में कह के भी लगते रहे। लेकिन इससे आपको अदालती टोन, यानी जस्टिस फायज ईसा की अदालत में जो टोन है वो उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और जस्टिस फायज ईसा के बारे में आपको ये भी बताएं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक नोटिस भी जारी किया है और ये नोटिस उन्होंने इसलिए जारी किया कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया कि वो जो तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट हैं उनको तरक्याती फ़ंड्स जारी करेंगे, तो इसके ऊपर जस्टिस फायज ईसा ने एक नोटिस जारी किया कि अगर ये बज़ाहिर ये काम जो है ये इक़दाम गैर कानूनी है और अगर ये गैर कानूनी इक़दाम साबित हुआ तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी जस्टिस फायज ईसा ने इसी किस्म का एक नोटिस जारी किया था और उसमें कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उसकी तकरीब में शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़ास ग्रुप के साथ ख़ुद को अलाइन किया, लेकिन वो ख़ुद को इस तरह से बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक ख़ास ग्रुप के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते और उस वक्त भी ये अंदिया दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई हो सकती है। अब इसी पूरे पस मंज़र में प्लान जो मुबैना है उसके मुतल्लिक क्या बात की जा रही है वो आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च प्लान किया है अपोजिशन ने, यानी पीडीएम ने, उसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो जब इस्लामाबाद में आएगा तो मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त ये ऐलान करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस लॉन्ग मार्च को रेड जोन में वो लेकर चले जाएँ। अगरचे पीपल्स पार्टी का इस पर इख्तलाफ है, लेकिन अभी तक जो नून लीग के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पूरी कोशिश ये की जाएगी कि इस जो लॉन्ग मार्च है इसको रेड जोन में लेके जाएं। और रेड जोन में हमें पता है कि आप भी जानते हैं, हमने पहले जिक्र भी किया कि पाकिस्तान की बहुत हसास नौयत की इमारतें हैं, तो अगर ये रेड जोन में जाता है धरना एक ऐसी सूरत हाल में जब JUI की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम कंटेनर उल्टाने में भी माहिर है, रुकावटें गिराने में भी माहिर है, उसके पास इस किस्म के हथियार भी हैं, औजार भी हैं, दीगर अशिया भी हैं और वो पुरतशद्दुद सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता भी है। तो अब वहाँ पर अगर ये धरना होता है तो फिर कमोबेश उसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है रेड जोन में जिस तरह की सूरत हाल 2014 में पैदा हुई थी और उस वक्त भी इस तरह की खबर
खबरें आई थी कि अदालत ने कहा है कि हम सालसी करवा सकते हैं। अब अगर ये रेड जोन में धरना जाता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियार है कि वो आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लें रेड जोन में हसास इमारतों की हिफाजत के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन का प्लान यह है कि वहाँ पे जब धरना हो तो कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो कि इदारे उसमें मुदाखलत करें, यानी फ़ौज भी मुदाखलत करे, और कोई इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो कि कोई अदालत जो है उस वक्त कोई मुदाखलत इस पूरी सूरत हाल में करे, जैसे कि पहले एक दफ़ा खबर आई थी कि अदालत इस मामले पर सालसी करवा सकती है और अपोजिशन के लिए कोई इसके अंदर से कोई रास्ता निकल सके। ये खबरें भी जो हैं वो इक़्तिदार की राहदारियों में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।